नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं कहानी जो बता रहा हूं ना, ये दिल्ली से आई हुई है, लेकिन आज की नहीं है। 1995 की ये बात है। ये कहानी हमें शेयर किए हैं, उनका नाम है अनिल। अनिल कहते हैं कि मैं दिल्ली के उस जिस कॉलोनी में रहता था, अधिकांश वहाँ पर लड़का लड़की काम करने के लिए पास की एक फैक्ट्री में जाते थे, और भी वहाँ पर कुछ फैक्ट्री थी, किसी न किसी फैक्ट्री में काम किया करते थे। और मैं भी एक जगह पर काम करता था। मैं जवान था। अब मेरे पास में एक पुरानी बाइक थी जो मुझे पिताजी ने खरीद के दिया था आने जाने के लिए। मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था। भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ सुना था, जो मेरे यार दोस्त कभी कभी बताया करते थे। मैं भूत प्रेत में बहुत ही इंटरेस्ट लेता था। मुझे लगता था कि काश कोई भूत मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। लेकिन मेरे यार दोस्त का कहना था कि देखो, भूत प्रेत के किस्से जितने सुहाने और लुभावने लगते हैं ना, उतने होते नहीं हैं। अगर कोई भूतनी कोई भूत अगर तुम्हें देख लिया और तुम उनके चक्कर में पड़ गए तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। मुझे कभी भूत प्रेत से डर नहीं लगता था, लेकिन किस्से कहानियाँ सुनने के बाद तरह तरह के हमारे यार दोस्त किस्से बताते थे। अब मैं वो कहानियाँ सुनकर के डर जाया करता था। मुझे लगता था कि नहीं भाई, भूत प्रेत से तो दूरी रहना चाहिए। ना तो ये किसी के दोस्त हो सकते हैं और ना इनसे दूरी बना करके रखना ही हमें सही रहेगा। मैं बताऊं ना कि मैंने कभी ज़िंदगी में अपनी नज़रों से अपने सामने में कभी भूत प्रेत देखा नहीं था। हाँ, विश्वास बहुत करता था। मेरी नज़र में भूत प्रेत बहुत ही डरावने होते थे। कोई कोई जो मेरा दोस्त था वो कहता था कि भूत प्रेत इंसान की तरह भी दिखते हैं, तुम उनको पहचान नहीं सकते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि अगर मेरे सामने में कोई भूत प्रेत आ जाए तो मैं कैसे पहचान करूँगा, कैसे फ़र्क निकालूंगा कि वास्तव में इंसान है या भूत प्रेत है। खैर, ऐसी ही बातों में उलझा हुआ मैं अपने काम पर आता था जाता था। मैं बताया ना कि जो मेरी नई कॉलोनी थी, उसमें जो भी परिवार थे आसपास की फैक्ट्री में जाया करते थे अपने काम धंधे पर, और दोपहर के टाइम में जो घर के बड़े बुजुर्ग थे वही रह जाते थे। मैं भी उस रात में निकला था काम पर। दिन में निकला था मैं, रात को अपने घर की तरफ लौट रहा था। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। वैसे मैं करीब आधा पौन घंटा लेट हो चुका था, क्योंकि आज मेरी बाइक रुक रुक जाती थी। कुछ देर चलता था, अचानक बाइक बंद हो जाती थी। बार बार मुझे किक मारना पड़ता था। कई बार तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन जब मैं अपने मेन रोड छोड़ करके अपने कॉलोनी के रोड पर आता हूँ ना, तब मुझे एक जवान लड़की भागती हुई मेरे बगल से गुजर जाती है। जहाँ पर मेरी बाइक रुकी हुई थी, ख़राब हो गई थी, स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। अब मैं बहुत ही परेशान था, किक पर किक मार रहा था कि कैसे भी स्टार्ट हो जाए। जब वो लड़की के भागते हुए देखता हूँ तो एक पल में मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। इसके पीछे कोई ना कोई लगा होगा, कोई लड़के लगे होंगे, कोई बदमाश लगा होगा। ये लड़की शायद हमारे कॉलोनी की तरफ भाग रही है, हमारी कॉलोनी की लड़की होगी भाई। इसकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं बताऊँ ना, मैं सेहत में बहुत ही ठीक ठाक था, लंबा चौड़ा था और मैं जोशीला भी था। मैं उस लड़की को आवाज़ देने लगता हूँ, मैडम रुको 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 रुको। लड़की एक पल के लिए रुक जाती है। मैं दौड़ के उसके पास जाता हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ कि उसके साथ में क्या हुआ है। इतनी डरी हुई और वो भागती जा रही है, कोई ना कोई उसके साथ समस्या ज़रूर होगा। मैं जब पहुँच जाता हूँ तो पूछता हूँ, बात क्या है मैडम, क्या बात है, कोई आपके पीछे लगा हुआ है क्या? और तब वो सर हिला देती है और मैं देखता हूँ बहुत डरी हुई थी। मुझे उस पर दया आ जाती है। अब मैं कहता हूँ, मैडम डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पर। मैं तो यहीं पर था, मेरी बाइक ख़राब पड़ी थी और आप मेरे बगल से गुजर गई, आपने मुझे देखा ही नहीं, इतना दूर भागने की ज़रूरत नहीं था। मैं देख लूँगा, आप डरो मत डरो मत। वहाँ से मेरी कॉलोनी थोड़ी दूरी पर थी। लड़की जात थी। मैं सोच रहा था कि बस अपनी बाइक स्टार्ट हो जाए और लड़की को बाइक पर बिठा करके अपने कॉलोनी में उसको सुरक्षित उतार दूँ। मेरे मन में यही चल रहा था। मैं जब लड़की से पूछता हूँ कि बात क्या है, कौन था आपका पीछा कर रहा है, आप इतना क्यों डरी हुई हो? और तब वो डरी डरी अब वो उंगली का इशारा कर रही थी मेन रोड की तरफ। जब मैं देखता हूँ
तो मेन रोड थोड़ा दूरी पर था, ऊंचा था, तो मुझे कुछ परछाई जैसी कुछ दिखाई दी, 2-3 जैसे लोग खड़े हों, और कभी बहुत दूरी पर था तो मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन इतना तो समझ गया कि अकेले वहाँ पर नहीं है, वो जो हैं ग्रुप में हैं। मुझे उनके से उलझना नहीं चाहिए, रात का टाइम है, मैं अकेले हूँ और 2-3 दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी से बाइक अपना स्टार्ट करने लगता। संजोग थी कि बाइक स्टार्ट हो जाती है। मैं लड़के को बिठाता हूँ, कहता हूँ कि मैडम, इतनी रात को आप अकेले क्यों जा रही थी? कौन सी फैक्ट्री में काम करती हो? मुझे लगा कि सारे हमारे कॉलोनी के लड़का लड़की काम करते हैं, ये भी उन्हीं में से होगी, काम करती होगी, आज लेट हो गया होगा, कहीं सखी सहेली के पास चली गई होगी, मुझे ऐसा ही लगा था। कुछ नहीं बोल रही थी, मुझे लगा कि डरी हुई है, कोई बात नहीं। आखिरकार कुछ ही देर के बाद हम कॉलोनी से कुछ ही दूरी पर थे, और तब मेरा फिर बाइक खराब हो जाता है। मुझे अपने बाइक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब पुराना बाइक था, मैं क्या बोल सकता था। लड़की थोड़ा डर जाती, जैसे बाइक रुक जाती है ना, तो लड़की डर जाती है। मैं कहता हूँ डरिए मत, मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूँ, मैं आपको सुरक्षित घर तक पहुँचा दूंगा। ये मेरे बाइक समस्या हो रहा है। आप देखी थी जहाँ आप भागती जा रही थी, वहाँ पर बाइक खराब पड़ी थी। अब फिर मैं अपने बाइक को किक पर किक मारने लगता हूँ कि भाई जल्दी स्टार्ट हो जाए, जल्दी स्टार्ट हो जाए, लड़की साथ में है, क्या मेरा इंप्रेशन जमेगा। मैं उस लड़की को देख कर थोड़ा मन में हलचल सी हो गई थी। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जवान थी, और बहुत ही मुझे प्यारी लग रही थी। मैं सोच रहा था कि भाई मेरी कॉलोनी के अंदर रहती है, मैंने आज तक देखा नहीं, चलो कुछ तो इंप्रेशन बन जाएगा, अब मैं इसका मदद कर रहा हूँ। लेकिन सब मेरी इज्जत का फलीदा मेरा बाइक कर रही थी। बाइक मुझे रुला दिया था। लड़की डरी हुई थी, अब मैं बार बार किक मार रहा था, और तब उसका डर, अब मैं देखा नहीं कि डर उसके चेहरे पे है कि नहीं, लेकिन उसका जब आवाज़ सुनता हूँ ना, मैं अपने काम में व्यस्त था, किक मार रहा था, और तब कहती है, आप इतनी पुरानी बाइक को क्यों चला रहे हो, नया बाइक क्यों नहीं ले लेते? जब आपको पता है कि इतनी परेशानी हो रही इसको चलाने में, तो इसको बेच दीजिए, दूसरा बाइक ले लीजिए। और तब मैं लड़की की तरफ मुड़ता हूँ, तब मैं देखता हूँ उसके चेहरे पर जो डर था वो चला गया था। वो मुस्कुरा रही थी मुझे देख करके, वो अपनी बात कह रही थी। और तब मैं कहता हूँ, मैडम, अगर मेरे पास में इतना पैसा होता तो मैं ये पुरानी बाइक को क्यों घसीटता, नया बाइक लेता, मजबूरी है मेरी। और उसी टाइम मेरी बाइक स्टार्ट हो जाती है। मैं फिर उससे बात नहीं कर पाता हूँ, मुझे लगता है कि बस यहाँ से निकलना चाहिए, इसी में हम दोनों का अब सुरक्षा है। लड़की बैठ जाती है, और जब मेरी कॉलोनी आ जाती है, कॉलोनी में जाने के 2 रास्ते थे। एक तो पहले वाला रास्ता था, अब मैं आगे वाला रास्ता पर अपना घर की तरफ निकलता था, लेकिन पहले ही रास्ते पर जहाँ से मेरी कॉलोनी में रास्ता कटता था, वही लड़की कहती, आप यहीं पर रोक दीजिए। बाइक रोक देता हूँ, और फिर वो उतर जाती है, और फिर कहती है कि आपका मैं एहसान कैसे चुकाऊंगी। मैं कहने लगा कि बस अपना नाम बता दीजिए, बस इतना ही मैं जानना चाहता हूँ, आप मेरी कॉलोनी में हो, अब मैंने आज तक आपको देखा नहीं है। बस ऐसे ही मैंने बात को आगे बढ़ाया था, लेकिन वो बात कुछ आगे ही बढ़ गई थी। वो लड़की पूरा अपना नाम बताती है, और क्या करती है, फैक्ट्री में काम करती थी, वो पूरी कहानी अपनी बता देती है। मैं उस लड़की से इम्प्रेस हो जाता हूँ, और वो लड़की भी मुझसे इम्प्रेस हो जाती है, और वो जाने लगती है, अब फिर रुक जाती है, मुस्कुरा के कहती है कि अगली बार मुझे बाइक पर बिठाओगे फिर? मैं कहने लगा कि हाँ, ये आप ही क्या बाइक है? और तब कहती, नहीं, इस बाइक पर नहीं, ये तो घड़ी घड़ी बंद हो जाती है, नई बाइक खरीदना। और तब मैं सोचने लगा कि काश मेरे पास में पैसा होता और मैं नई बाइक खरीद पाता, लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं था। और तब मैं कहता हूँ, मैडम, कुछ दिन में नौकरी कर लूँ, कुछ पैसा जोड़ लूँ, और फिर तो नई बाइक खरीद लूँगा, फिर मैं आपको बिठाऊँगा, तो आप मिलोगे नहीं, कल मुझे मिलोगे ना? और तब वो दौड़ती हुई भागती हुई चली जाती है, आप फिर पीछे से हाथ हिलाती हुई, टाटा बाय बाय करती हुई। मैं उसको जाता हुआ देखता हूँ, दिल में एक धड़कन सी बढ़ जाती है। अब मुझे प्यार हो गया क्या? मुझे ऐसा ही लगा था। ये मजाक मजाक में बात का शुरुआत हुआ था, और बात तो आगे तक निकल गई थी। मुझे पहली बार प्यार का एहसास हुआ था। मुझे लगा कि वो तो लड़की चली गई, मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ? मैं उसको अब देख भी नहीं पा रहा था, क्यों यहाँ पर खड़ा हूँ? लेकिन मेरा मन कर रहा था कुछ देर और खड़ा हो जा, कुछ देर और रुक जा।
आखिरकार मुझे लगने लगा कि मैं किसके लिए खड़ा हूँ, वो तो चली गई, अब कहाँ दिखाई देगी। अब फिर मैं अपना बाइक स्टार्ट करता हूँ तो मज़े में बाइक स्टार्ट हो जाता है। मैं अपने बाइक को, अब एक तरह से कहूँ ना, इतना गुस्सा आ रहा था, जब लड़की बैठी थी तो मेरी तो इज्जत का फलूदा निकाल दिया था। अब देखो, अब बड़े आराम से स्टार्ट हो गया था। मैं अपने कॉलोनी पहुंच जाता हूं, अपने घर पहुंच जाता हूं, और उसी लड़की के बारे में रात भर सोचता रहता हूं जब तक मैं सो नहीं जाता। मैं सोचता था कि कल आकर के जब मैं उससे मिलूंगा, कहाँ मिलेगी। उसने पूरी बात तो बताई नहीं। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब मिलेगी तब देखी जाएगी। लेकिन एक चाहत जो दिल के अंदर में थी वो घर कर गई थी। मुझे लगा कि इसी को प्यार कहते हैं, जब दिल में उसके लिए कुछ कुछ होने लगता है, तब उसे सास को मैं समझ पाता हूँ। 2 दिन तक वो लड़की मुझे मिली नहीं। 2 दिन तक जब मैं अपना काम से लौट रहा था, जैसे ही मैं मेन रोड से उतरता था वहाँ पर बाइक खड़ा कर देता था। मेरी ड्यूटी कभी 8:30 बजे रात को ख़त्म हो जाती थी, और फिर थोड़ा देर अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता हुआ, लेकिन जब से लड़की मिली ना, तब से हम अपने दोस्तों से कट्टी कर लिया था। मैं जल्दी पहुंच जाता था वहाँ पर, बाइक खड़ा करके लड़की का इंतज़ार करता था कि अब आएगी, अब आएगी। लड़की आती थी, बस से उतरती थी, झुंड में चली जाती थी, लेकिन उन झुंड में वो लड़की नहीं थी जिसका मुझे तलाश था। 2 दिन तक मैं वहीं खड़ा रहा, लेकिन उस लड़की के दर्शन मुझे नहीं हुए। मुझे लगा कि शायद इसकी तबीयत खराब हो, ना जाने क्यों, या डरी हुई है उस रात के घटना से, जैसे उसके साथ में हुआ था। मुझे तो यही सब लग रहा था। तीसरे दिन जब मैं लौटता हूँ, टाइम पर आकर के बाइक खड़ा कर देता हूँ। अब मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज कम से कम उसका दर्शन तो करा दो, मिलवा दो मेरे प्यार से। मेरी मुराद पूरी हो जाती है। जब मैं रोड की तरफ देखता हूँ, और जब वो सारी टीम लड़कियाँ गुजर जाती है, लड़का लड़की चले जाते हैं कॉलोनी की साइड में, तब मैं देखता हूँ, तब वो लड़की धीरे धीरे अपना कदम उठाती हुई आ रही थी। तब 9:30 के आसपास का रात का टाइम हो चुका था, लेकिन वो रोड जो था ना, सुनसान हो जाता था। सारे जो कॉलोनी के बच्चे थे, बड़े थे, अपने अपने नौकरी से, काम से, सब अपना घर वक्त पर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद कौन आता है जाता है, जब कोई इमरजेंसी हो तभी तो निकलता है। मैं वहाँ पर उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था कि आएगी। आज जब लड़की मुझे दिखाई दे देती है, मैं तो बड़ा खुश हो जाता हूँ। लड़की मुझे दूर से देख लेती है और लगभग दौड़ती हुई मेरे पास में आ जाती है। अब मेरा नाम लेकर कहती है, अनिल, आप थे कहाँ पर? मैं 2 दिन से तलाश कर रही थी, लेकिन आप मिले ही नहीं। मैं भी उससे यही सवाल करता हूँ कि मैं भी तो 2 दिन से आपको ढूंढ रहा था और आप नज़र ही नहीं आई। आज तब कहती है कि आप कितने बजे मुझे ढूंढ रहे थे? मैं अपना टाइम बता देता हूँ। आज तब कहती है, सॉरी, मैं जल्दी आ गई थी ना, जल्दी आ गई थी। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करी, आज जब आप नहीं आए तो मैं अपने घर चली गई। खैर, वो लड़की को देख करके मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद वो रोड भी सुनसान हो चुकी थी और हम दोनों कुछ देर के लिए वहाँ बातचीत अपना करने लगते हैं। मैं उस लड़की से पूछता हूँ कि तुम्हें घर जाने को जल्दी तो नहीं है, कहीं तुम्हारा परिवार इंतज़ार तो नहीं कर रहा है? तब कहती है, हाँ करता तो है, लेकिन जब मैं लेट होती है ना तो समझा देती हूँ कि मैं अपने सहेली के साथ में थी, मेरा परिवार मान भी जाता है। हम वहाँ पर कम से कम पौन घंटा से ऊपर बातचीत करते हुए बिता देते हैं। हम दोनों में प्यार मोहब्बत जो होता है ना, उसकी शुरुआत हो गई है। शायद वो लड़की मुझे भी दिल से चाहती थी, मैं तो चाहता ही था, और वो तो मुझसे भी ज़्यादा चाहती थी। इसके बाद जब मैं अपनी बाइक पर बिठाता हूँ, और फिर वही बाइक कुछ ही दूर चल करके फिर धोखा दे देती है, बंद हो जाती है। तब लड़की खिलखिला के हंसती है, मेरा नाम लेकर कहती है, अनिल, इस बाइक को बदल ही दो। तब मैं कहता हूँ, अभी मेरे पास में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बदल पाऊँ। तब वो कहती है, मेरे पास में है पैसे, मैं आपको दे दूँगी। मैं लड़की से भला पैसा कैसे ले सकता हूँ भाई? मैंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं आपसे भला क्यों पैसा लूँगा? जब मुझे पैसा जमा हो जाएगा, मैं खुद जमा कर रहा हूँ, और जब इतना पैसा हो जाएगा तो मैं खुद बाइक को बदल दूँगा। आप परेशान मत होइए, तब तक तो हमें इसी बाइक पर चलना पड़ेगा। लेकिन लड़की जीत पर अड़ गई थी और कहने लगी कि नहीं अनिल, मेरे पास में है इतना पैसा, मेरे पास में पैसा जमा है, जब तुम्हारे पास में आए तो मेरे को दे देना, बात बराबर होगी। कम से कम नई बाइक तो आ जाएगी, ये परेशानी तो खत्म हो जाएगी। लड़की की बात में दम था।
मैं मानना तो चाहता नहीं था, लेकिन लड़की अब मुझे प्रेस कर रही थी, दबाव डाल रही थी, और तब मैं मान गया। तब लड़की कहती है, कल मैं आपको उतना सारा पैसा लेके आऊँगी, आप फिर अपने लिए बाइक खरीद लेना। सच कहूँ ना, मैं उस लड़की पर इतना भरोसा करने लगा, मैं उतना दिल से प्यार करने लगा, मुझे लगा कि बस यही लड़की मेरी ज़िंदगी में पहली है और आखिरी है। इसके अलावा मैं दूर की बातें सोच ही नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि भगवान ने ये जोड़ी हमें बनाई है, सोच समझ के बनाई है, मेरी ज़िंदगी को स्वर्ग बना देगी। जब स्टार्टिंग में वो मेरा इतना ख्याल रखने लगती है, मेरे बाइक को दिलाने का प्रबंध करती है, तो आप सोच ही सकते हो कि उस टाइम मैं जैसे आसमान में उड़ रहा था। मैं इतना खुश था। आखिरकार इसके बाद सिलसिला मिलने का शुरू हो गया था, और अगली रात वही 9 बजे के आसपास मुझे मिलती थी। और जब आई तो बैग साथ में था, बैग तो उसका पास साथ में रहता ही था, लेकिन जब वो पैसा देती है तो मैं तो मना करता हूँ, और तब कहती नहीं नहीं, मैं आपके पैसा लेके आई हूँ, आप अपने लिए नया बाइक ले लो, इसको बेच दो। आखिरकार पैसा ले लेता हूँ, और तब मैं कहता हूँ जैसे मेरे पास में इकट्ठा हो जाएगा, अब मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। और तब मुझे घूर के देखती है और कहती है, आपके और मेरे पैसे बटे हुए हैं, आखिरकार हम दोनों तो एक ही है ना। उसका मतलब मैं समझ नहीं पाया था उस टाइम, लेकिन जब घर पहुंचा और जब मैं बारीकी से बात को नोट करने लगा कि इसका मतलब क्या है, मतलब वो दूर तक सोच रही थी कि आखिरकार तो हम दोनों एक ही होंगे ना। सच कहूँ ना, मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मुझे लगा कि इससे सुंदर लड़की, इतनी दूर की सोच रखने वाली लड़की मुझे मिल नहीं पाएगी। आप फिर 2 दिन के अंदर में नई बाइक आ जाती है, अब मैं भी खुश और वो लड़की भी खुश। जब बाइक आ जाती है ना, तब लड़की कहती है, मुझे अब घुमाओ ना, अब कॉलोनी में तो हम रोज़ रोज़ आते हैं, चलो दूर के सैर करते हैं। और देखो, थोड़ा आगे चल करके मेरी एक सहेली का घर है, वहाँ पर चलते हैं और कुछ देर वहाँ पर बिताते हैं, और फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। मैं कहता हूँ रात के टाइम किसी घर में जाना ठीक नहीं भाई, दिन का टाइम हो तो हम चल भी पड़ेंगे, कभी दिन में चलते हैं ना, जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी। तब लड़की कहती, नहीं मेरी छुट्टी होती ही नहीं है, मैं 7 दिन जाती हूँ, हफ्ते में मैं 1 दिन भी छुट्टी नहीं कर पाती हूँ, और एक्स्ट्रा पैसा मुझे मिलता है। मैं भी उसकी मजबूरी समझ रहा था, और वो लड़की मुझे घुमाने की जिद कर रही थी, तो मैं मेन रोड पर, अब लड़की जब बैठ जाती है तो थोड़ा अलग ही रोमांच हो जाता है, मैं बाइक धड़धड़ाते हुए चल पड़ता हूँ। जब वो कहती है कि देखो थोड़ा सा आगे एक रास्ता आएगा, उस साइड में बाइक मोड़ लो। मैं अपनी उस सहेली से काफ़ी दिनों से मिली नहीं हूँ, वो घर में अकेले ही रहती है, उसके जो परिवार है ना, दूर शहर में रहते हैं और हफ्ते में आते हैं। बेचारी अब मेरे से मिलना चाहती है, लेकिन मेरे पास में वक्त नहीं होता है, अब मैं मिल नहीं पाती हूँ। मुझे लगा कि चलो अब कुछ देर की बात है, मिल मिला करके हम फिर वापस लौट जाएंगे। अब मैं उसी जगह से अब अपना बाइक उतार लेता हूँ कच्चे रोड पर। कुछ दूर चलने के बाद वाकई में 2-4 घर मुझे रोड के किनारे, कच्चे रोड के किनारे दिखाई देते हैं। एक घर में रोशनी थी, तब वहाँ पर बाइक रुकवा देती है, कहती है बस यही घर है। वो खुद दरवाजे पर चली जाती है, दरवाजा को नॉक करती है, और ना जाने क्या बातचीत होता है, फिर दरवाज़ा खुल जाता है। और जब मैं देखता हूँ कि उससे भी सुंदर वो लड़की थी, जो मेरी प्रेमिका थी ना, उससे भी बहुत सुंदर थी वो, लेकिन कपड़े लत्ते कुछ खास नहीं थे। जैसा मेरे प्रेमिका पहना करती थी, अब वैसा कपड़ा पहन नहीं रखी थी, शायद अब उसके पास में नहीं होगा या गरीबी में जी रही होगी बेचारी। मुझे उस लड़की पर दया भी आती है। देखो इतना सुंदर शरीर, इतना हंसमुख चेहरा, लेकिन कपड़ा अब इसके ढंग का होता तो कितना बढ़िया लगता। खैर, अब मेरी प्रेमिका अंदर लेके चलती है, उससे मिलवाती है कि यही मेरी सहेली है, और हम कभी एक साथ में रहते थे, एक ही कॉलोनी में रहते थे, लेकिन हम अब काम के सिलसिले में हमारा परिवार अलग अलग हो जाता है, तो हम काफ़ी दिनों से मिल नहीं पाए। आज मैं इस जगह पर आई हूँ, ऐसे मिलकर मुझे अच्छा लग रहा है। अब दोनों आपस में बात कर रही थी, अब मैं तो एक कुर्सी पर बैठ करके अपना घड़ी देख रहा था, कितने देर बात करेगी। कभी कभी कनखियों से मैं उस लड़की को देख भी लेता था। सच कहूँ ना, वो लड़की मेरी प्रेमिका से भी सुंदर थी, और कभी कभी वो कनखियों से मुझे देख लेती थी, और वो देखना मेरे शरीर में गनगनाहट सी होने लगती थी, जैसे उस लड़की ने मेरे ऊपर में कोई जादू कर दिया है। अचानक
मेरी प्रेमिका उठती है, लड़की उठती है, आप फिर एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद आवाज़ सुनाई पड़ती है, मेरा नाम लेकर के मेरी प्रेमिका बुलाती है कि अंदर कमरे में आ जाओ। मैं आखिरकार अकेले था बैठा हुआ कुर्सी पर, अब मैं चल देता हूँ। जब अंदर जाता हूँ ना, तो मेरी प्रेमिका वहाँ थी नहीं, वो लड़की थी, कुछ शरबत वगैरह के बना के तैयारी कर रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था, जग में पानी से फेंट रही थी। तब मैं कहा अपनी प्रेमिका का नाम, वो कहाँ गई? वो कह रही कि बस गई हुई बाथरूम में और कुछ देर में आ जाएगी, आप बैठो ना, यहाँ पर बैठो ना। मैं उस जगह पर अकेले बैठना नहीं चाहता था। वो लड़की थी और बहुत ही खूबसूरत थी, और ना जाने मेरा दिल उसको देख करके क्यों बार बार धड़क जाता था। मुझे खुद पता नहीं था कि आखिर उसमें ऐसा क्या आकर्षण है जो मैं आकर्षण में बंधता चला जा रहा हूँ। नहीं भाई, इस लड़की से मुझे दूरी रहना चाहिए। मैं अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता हूँ, और तभी वो लड़की मेरा बाजू पकड़ लेती है। अरे बैठो ना, मुझे शर्मा रहे हो क्या? अरे हम दोनों सहेली हैं। अब वो अपनी बात बताने लगती है, आज जब मेरा हाथ पकड़ती है ना, तो शरीर में गनगनाहट भी शुरू हो जाता है। अचानक जो रोशनी होता है ना, एक पल में ही नहीं लगता और रोशनी बंद हो जाता है। जो लाइट जल रही थी, वो लाइट बिल्कुल जैसे बंद हो गया, खराब हो गया, या बिजली कट गई। तब मैं कहूँ ना, घबरा जाता हूँ। मैं अपनी प्रेमिका का आवाज़ देने लगता हूँ, और तभी वो जो लड़की है ना, मेरे मुंह पर हाथ रख देती है, मेरा हाथ को दबा देती है। और वो छुई मुई सी देखने वाली खूबसूरत लड़की, और उसके बाजू में इतना ताकत, मैं जो महसूस किया था ना, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। मैं हट्टा कट्टा इंसान था, मैं उसका हाथ अपने मुंह से हटा भी नहीं पाया था, इतना उसमें ताकत था। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था, मैं कहाँ पर हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है। आज जब होश आता है तो मेरी प्रेमिका मुझे उठा रही थी, उठो उठो, तुम सो गए हो, सो गए हो, नींद में आ चुके हो, नींद में आ चुके हो। मैं जब उठता हूँ ना, तो वो पल मुझे याद आता है, जब वो लड़की मेरा मुंह को दबोच लिया था, जब लाइट जाते ही। अब फिर मैं उसको समझ गया था कि वो मेरे साथ में क्या करने वाली थी। मैं डर जाता हूँ, उस लड़की की तरफ देखता हूँ तो मुझे देख करके मुस्कुरा देती है, एक भयानक मुस्कान। अब मुझे तो पूरे बदन में सिहरन होने लगती है उसकी मुस्कान को देख करके। मैं अपनी प्रेमिका से बताना चाहता था कि देखो, इसने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया था, लेकिन ऐसा डर मेरे शरीर में बैठ चुका था। वो जो लड़की मुझे कुछ पल पहले बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक लग रही थी, अब उसकी आंखों में जैसे मैं जादू देख रहा था, जैसे वो मुझे बोल ना करके आंखों से बोल रही थी, खबरदार, अगर तूने ये बात अब इस लड़की को बताया तो समझ लो तुम्हारे साथ में क्या करने वाली हूँ। ऐसा मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे धमका रही है कि बात बताना भी नहीं। मैं डर गया था, मैं अपनी प्रेमिका से नहीं बताता हूँ, और तब कहती चलो अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ में। मैं आगे आगे चल रहा था, और मेरी जो प्रेमिका थे पीछे, और उसके पीछे वो लड़की मुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई थी। मैं तो उस घर से जल्दी निकल जाना चाहता था, अब मैं इस घर में कभी लौट के आना भी नहीं चाहता था। इतना मैं डर चुका था उस लड़की को देख करके। अब देखने में छुई हुई लड़की, अब मेरे जैसे हट्टा कट्टा इंसान को अपने बस में कर लेना ये साधारण काम नहीं था। मैं उस लड़की को मुड़ कर देखता हूँ, अब फिर वो मुस्कुरा देती है। वो मुस्कान मुझे अच्छी नहीं, जहरीली जैसा लगता है। अब मैं डर जाता हूँ, फिर अपने बाइक पर बैठता हूँ, अब फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखता हूँ। मैं अपनी प्रेमिका को ले करके अब फिर अपने कॉलोनी की तरह अब आ जाता हूँ। उसी रास्ते पर हम अपनी प्रेमिका को छोड़ता हूँ, अब फिर उतर जाती है। अब मैं कुछ देर वहाँ पर इंतज़ार करता हूँ जब तक मुझे दिखाई दे रही थी। जब जाती है ना, तब मुझे लगता है कि अरे ये बात मैंने अपनी प्रेमिका को बताया नहीं, ये बताना जरूरी था। वो लड़की ठीक नहीं है, हम उसके पास कभी दोबारा नहीं जाएंगे। ना जाने मेरे ऊपर में ऐसा कौन सा जादू किया था कि मैं उसके बस में हो चुका था, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाया था। मैंने सोचा कि आज नहीं, चलो कल बता दूंगा। अब दूसरे दिन जब मैं उससे मिलता हूँ उसी टाइम पर, और लड़की तो कुछ पहले ही आ गई थी। जब मैं अपनी प्रेमिका को देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ, अब मैं उसके पास जाता हूँ। तब तक रोड सुनसान हो चुकी थी। अब फिर वो कहती है, अब तो आपके पास में नई बाइक आ गई है, चलो फिर थोड़ा सा लंबा सैर करके आते हैं। और तब मैं कहता हूँ नहीं, आज नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है,
आज मैं दिन भर बहुत थकान में गुजरा हूँ, बहुत सारा काम था, अब मुझे आराम करने का मौका नहीं मिला, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तब कहती है, क्या है बताओ। अब फिर मैं वही बात बताने लगता हूँ। और जैसे बताता हूँ वो मेरी तरफ देखने लगती है। और जब मेरी बात खत्म होती है तो हंसने लगती है। हाँ, हंसते हंसते कहती है, वो लड़की ने तुझे पागल बना दिया। वो ऐसे ही करती है, मजाकिया लड़की है। अब डरा देती है, कभी कभी ऐसा कर देती है कि तुम्हें लगे कि वास्तव में तुम्हारे साथ में ऐसा ही हुआ था। वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। और जो मैं उसको खोल करके बता रहा था कि वो अच्छी लड़की नहीं है, मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया, जब तुम बाथरूम में गई थी और तब वो मेरे साथ में खेल खेल लिया। लेकिन वो यकीन मान ही नहीं रही थी, मेरे हर बात को मजाक में ले रही थी। कह रही, मैं उस लड़की को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मेरी अच्छी सहेली है, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। मैं उस लड़की के पास फिर से जाना नहीं चाहता था। खैर उस दिन तो हम बहाना बना करके हम अपने घर लौट आए थे। लेकिन एक हफ्ते के बाद, जब ऐसे तो हम रोज़ मिलते थे, रोज़ कुछ ना कुछ बात होती थी, चर्चा होती थी, और फिर अपने मंसूबे जो होते थे भविष्य के हम सोचते थे। मैं उस लड़की को बात दिमाग से निकालने लगा था और निकाल भी चुका था। लेकिन एक हफ्ते के बाद में जब मेरी प्रेमिका कहती है, चलो उस सहेली के पास चलना है, मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। अब मैं कहता हूँ, नहीं बाबा, मैं उसके घर पर नहीं जाऊँगा। और तब कहती है, लड़की से डरती हो? अरे मेरी वो सहेली है, मैं उसको अच्छी तरह जानती हूँ, मैं जानती हूँ वो मजाकिया है, तुम्हें उसने मजाक ही किया होगा। और आखिरकार वो मुझे मना लेती है। लेकिन मैं उस घर में बिल्कुल जाने चाहता ही नहीं चाह। मैं नहीं चाहता था कि मैं दोबारा उस घर में जाऊं और फिर वो दोबारा मेरे साथ में कोई खेल खेले। आखिरकार अब मैं ना चाहते हुए भी अपनी प्रेमिका को लेकर के उस घर में जाता हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, लड़की मुझे देखकर चहकने लगती है। कहती, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? लेकिन मैं अपने बाइक पर बैठ गया था। मैं अपनी प्रेमिका से कहता हूँ, आप मिल लो, बातचीत करो, मैं बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ। तब मेरी प्रेमिका नाराज हो जाती है, कहती, ये कौन सा तरीका है, हम दोनों घर में रहेंगे और तुम बाहर रहोगे। तब मुझे अंदर जाना ही पड़ा था। लेकिन आज मैं उस लड़की से दूर दूर था। अब मैं उसके नज़दीक आना भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि प्रेमिका जल्दी से बातचीत खत्म करे और फिर मैं अपने घर की तरफ चल पड़े। लेकिन ये क्या, वो तो जैसे खाना बहुत सारा पकवान बना के, यानी ये प्रोग्राम पहले से फिक्स था और वो तरह तरह का पकवान बना रखी थी। मेरी प्रेमिका को ला के देती है और फिर मुझे भी देती है। मैं इतने सारे पकवान को देख करके हैरान हो जाता हूँ और कहता हूँ कि नहीं, मुझे रात में अपने घर पर भोजन करना है, अपने परिवार वालों को क्या बताऊँगा। और तब मेरी प्रेमिका कहती है, अरे ये बहुत लाइट है, लाइट खाना है, अभी खाओगे कुछ देर में हजम हो जाएगा। मैं उसका मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं पाया था और वो मैं पकवान देखा था बहुत हेवी होते थे। मैं मना करता हूँ लेकिन वो फिर गुस्सा हो जाती है, मेरी प्रेमिका, खाओ ना खाओ ना, क्यों बेइज्जती करा रहे हो। आखिरकार मुझे अब वो खाना खाना ही पड़ा। और जैसे ही खाना मैं खाता हूँ, स्वाद आता है, अब मैं भरपेट खाना खा लेता हूँ और इसके बाद मुझे ऐसा लगने लगता है कि मुझे तो नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, आंखें भारी भारी हो रही है, पलके एकदम लग रहा है कि बस मैं खोल नहीं पाऊंगा। अब मैं एक पास के सोफा था और उस पर मैं लेट जाता हूँ और लेटते ही मुझे कुछ होश नहीं था। अब इसके बाद जब मुझे होश आता है या यूँ कहूँ कि मैं नींद से जागता हूँ, और तब जो मैं देखता हूँ ना, मुझे एकदम हैरान कर देता है। अब मैं देखता हूँ अंधेरा नहीं था, रोशनी थी वहाँ पर। मैं देखता हूँ कि मेरे वस्त्र बिल्कुल नहीं है, वस्त्र पास के कुर्सी पर रखे हुए हैं, मैं सोफा पर ही लेटा हूँ। अब मैं अपने आप को इस हालत में देख करके एकदम शर्मिंदा हो जाता हूँ। ये क्या हुआ, मेरे मेरे वस्त्र क्या हुआ, अब मुझे क्या हो गया था, मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो गया था। जब मैं आवाज़ लगाने लगता हूँ, अब कपड़े पहन लेता हूँ जल्दी से, शर्म तो आ रही थी। ना तो मेरी प्रेमिका थी और ना वो लड़की थी, दोनों को दोनों उस घर में मुझे कहीं पर नज़र नहीं आ रहे थे। मैं सारा कमरा घूम लेता हूँ, अब उसमें जो भी कमरे थे मैं हर कमरे में तलाश लेता हूँ, लेकिन ना तो मेरी प्रेमिका मिलती है और ना मेरी उसकी सहेली। मैं कहूँ ना, मैं कभी इतना डरा नहीं था। मैं सोचा कहीं बाहर तो नहीं है,
अब जैसे आधी रात होने को मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि रात काफ़ी आधी रात से ऊपर हो गई है। मैं भाग कर जाता हूँ मेन गेट पर, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था। मुझे पहली बार इस घर में इतना डर का एहसास हुआ था। मैं अपनी प्रेमिका का नाम लेकर के चीखने लगता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ को जैसे कोई सुन ही नहीं रहा था। जैसे लग रहा था कि मेरी प्रेमिका और वो लड़की इस घर में है ही नहीं, कहीं दूर चली गई है। लेकिन जब मैं खिड़की से देखता हूँ तब मेरी बाइक अपनी जगह पर खड़ी दिखाई देती है। मतलब कहीं कहाँ गए हैं लोग। मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे कोई सुन ही नहीं पाता है। अब मैं घबरा करके फिर सोफे पर बैठ जाता हूँ। मुझे लगा कि मुझे इस जगह पर इस हालत में करके मैं एक तरह से अपने बारे में सोचने लगता हूँ कि आखिर ये सब मेरे साथ में कैसे हुआ था। क्या इसमें मेरी प्रेमिका का भी हाथ है? जो मैंने अपने आप को देखा था, मेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं थे, क्या इसमें रोल मेरी प्रेमिका का भी है क्या? मैं कहूँ ना, मैं दूर तक सोच रहा था, कहीं मैं इस घर में आके फंस तो नहीं गया हूँ? क्या होगा मेरे साथ में? ये लोग कहाँ मुझे छोड़ करके इतनी रात को बाहर चले गए हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार जब मैं सोफा पर बैठता हूँ ना, अब फिर मुझे लगता है कि मेरी पलकें भारी होती जा रही है, मेरी पलकें भारी होती जा रही है, जैसे मैं नशा कर रखा हूँ और अपने आप पर जैसे मैं कंट्रोल कर नहीं पाता हूँ। मैं बैठे बैठे ही जैसे सो जाता हूँ। जब फुसफुसाहट आंखों से आवाज़ आने लगती है तो मैं आंखें खोल देता हूँ, लेकिन पूरी तरह से आंखें खुल नहीं पाती। जैसा लगता है कि अभी मेरे ऊपर में नशा कोई सवार है, मैं नशे में चूर हूँ। लेकिन जब देखता हूँ और बातें सुनता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सामने में जो सोफा है उस पर दोनों वो लड़कियाँ बैठी हुई, एक तो मेरी प्रेमिका और एक दूसरी जो लड़की थी, जो घर की मालकिन थी, वो थी। आपस में बात कर रही थी और कह रही थी, देखो ये लड़का पूरी तरह से लगता है कि होश में आ गया था। देखो इसके शरीर पर कपड़ा नहीं था और ये कपड़ा भी पहन रखा। मेरी प्रेमिका बोल रही थी उस लड़की से। जैसे जैसे मैं बात सुन रहा था ना, मेरे होश उड़ते जा रहे थे। हे भगवान, ये मेरी प्रेमिका है और ये मुझे इस घर में इसीलिए लेके आई थी। ये मेरे साथ में कौन सा गेम खेल रही है, क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं हैरान था, परेशान था, डरा हुआ था और मैं उनकी बातें सुन रहा था। मैं कुछ बोलना चाहता था तो जैसे गले में आवाज़ फंस के रह गई थी। ऐसा लगा कि मेरा अपने आप पर कोई कंट्रोल है ही नहीं। हाँ, मैं उनकी बातें सुन रहा था और तब दूसरी लड़की कह रही थी कि शायद हाँ ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो हमने खाना दिया है ना वो ताकतवर है, ये पूरी रात होश में नहीं आएगा। हो सकता है कुछ देर के लिए होश में आया हो और फिर ये कपड़े पहना और देखो अभी भी बेहोशी की हालत में है। जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक ये पूरी तरह से होश में नहीं आएगा। तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। और तब मेरी प्रेमिका कहती है कि अब बताओ करना क्या इसका। और तब वो लड़की कहती है बस कुछ ही दिन तो रह गए हैं, जैसे ही पूर्णमासी पूनम की रात आएगी इसका काम तमाम कर देंगे। जो चाहिए हमें तो मिल ही रहा है ना, कुछ दिन और एंजॉय कर लेते हैं और इसके बाद पूर्णमासी की रात को ले आना और फिर इसका कहानी ख़त्म कर देंगे। मैं जब सुनता हूँ ना तो मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। मतलब दोनों के दोनों लड़कियां जो थी वो कुछ अलग ही थी, इंसान तो हो ही नहीं सकती है। मुझे पहली बार लगा कि मैं किसी भूतिया घर में हूँ। कुछ ऐसा ही डर मुझे अनुभव हो रहा था, लेकिन सही में उस लड़की ने जो कहा था मुझे महसूस हो रहा था। मैं अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। मैं आंखें खोलना चाहता था, मैं उस लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। कब मुझे नींद आ जाती है या फिर बेहोशी हो जाती है मुझे पता नहीं चलता है। और जब वही प्रेमिका मुझे उठाती है ना तो मेरी आँख खुल जाती है, मैं उठ जाता हूँ। तब देखता हूँ वो जो लड़की थी दूर थी और मेरी प्रेमिका मेरे पास में थी। जैसे ही मैं प्रेमिका से कुछ बोलना चाहता हूँ वो मुझे डरा देती है, बड़ी बड़ी आंखों से मुझे डांटने लगती है। तुम शांत रहो, जहाँ देखो तुम सो जाते हो, तुम दिन भर क्या ऐसी थके रहती हो, कौन सा काम करते हो। और मुझ पर जैसे चढ़ बैठी थी। मैं डर गया था, मैं तो सब बातें सुन लिया था। अब मुझे लगने लगा कि ये साधारण लड़कियां नहीं हैं, ये जरूर कोई भूत प्रेत है, कोई ऐसी शक्ति है जिनको मैं जानता नहीं हूँ। मैं इस घर से निकलना चाहता था कैसे भी करके,
मैं उस लड़की की बात को, जो अपनी प्रेमिका थी, मैं उसकी बात को कोई जवाब नहीं देता हूँ, सर झुका लेता हूँ। मैं चाहता था किसी तरह से मैं इस घर से निकल जाऊँ, और इसके बाद कभी भी दोनों लड़कियों से मैं मिलने के लिए कभी भी नहीं आऊँगा। मैं सब कुछ सुन लिया था। मुझे पता था कि कुछ ही दिनों के बाद में पूनम की रात आने वाली है, और वो मेरे साथ में क्या खेल खेलने वाली थी, मुझे सब कुछ पता चल गया था। और वो जैसे लग रहा था उनको पता ही नहीं है कि मैं पूरी तरह से बेहोशी में हूँ। मैं तो सब समझ गया था, बस इस घर से कैसे भी निकल लूँ। मैं मुंह लटकाए खड़ा हुआ था, डांट सुन रहा था। और फिर वो अपनी सहेली से कहती है कि ठीक, मैं चल रही हूँ, रात काफ़ी हो गया है, अब मेरे परिवार वाले इंतज़ार भी कर रहे होंगे। और फिर मुझसे कहती है कि हाँ, अब देखो ना, रात हो गया है, चले ना घर पर। और तब मैं बोलता हूँ हाँ चलो चलते हैं। घर से जब बाहर निकलते हैं ना, तब मुझे सुकून मिलता है। मैं उस लड़की को वहीं छोड़ के भाग भाग जाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। मुझे लगा कि ये लड़की ताकतवर है, अब ये इंसान तो हो नहीं सकती। इस जगह पर मैं चाहे कुछ भी कोशिश कर लूँ, मैं इनसे दूर भाग नहीं पाऊंगा। मैं उस लड़की को, अपनी प्रेमिका को मजबूरी में बिठाता हूँ और इसके बाद चल देता हूँ। उसी गली के नुक्कड़ पर मैं उसको उतार देता हूँ। लेकिन आज मैं उसका इंतज़ार नहीं करता हूँ कि कब जाएगी, क्योंकि मैं खड़ा होता था, देखता रहता था। जब वो मेरी आंखों से ओझल हो जाती थी, तब मैं वहाँ से हिलता था। लेकिन जैसे उतरती है, उसके बाद बाइक स्टार्ट करता हूँ और फिर अपने घर पर। सारी रात मैं सो नहीं पाया था। तरह तरह के मुझे डर लग रहा था, और जब आँख लगती थी तो भयानक सपना उसी घर के आते थे। मुझे लग रहा था, सपने में देखता था कि वो दोनों के दोनों चुड़ैल बन चुकी है, और उनके हाथ में जैसे खतरनाक हथियार है, और वो मुझे मारने के लिए आ रही है, हंस रही है, और कह रही है बस तेरा आज खेल ख़त्म, आज खेल ख़त्म। मैं रात भर सो नहीं पाया था। हाँ, मुझे लगा कि ये बात मैं किसको बताऊं। मैं इतना खौफ में था, इतना डरा हुआ था, और लड़की का मामला था। अब मैं अपने परिवार में बात को बता, मैं 2 दिन तक घर में ही रहा। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं बाहर निकलने का दिन में भी सोच नहीं सकता था। मुझे लगता था कि मैं बाहर निकलूंगा और फिर वो लोग आ जाएंगी, मुझे पकड़ लेंगी, उसी घर में लेके चली जाएंगी, और फिर मैं जिंदा बच नहीं पाऊंगा। मेरे परिवार वाले मुझसे कहते थे तुझे हुआ क्या है अनिल, तुझे क्या हुआ है, कोई तकलीफ है, बीमारी है तो बता। लेकिन मुझे तो कोई बीमारी नहीं थी, ना कोई ऐसा तकलीफ था। डर अंदर बैठा हुआ था। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं घर से बाहर निकलूं। ऐसा मेरा हालत हो गया था। घर वालों को लगने लगा कि इस लड़के पर कोई ऊपरी साया का असर हो गया है। रात को आता है, देर देर रात तक, तब मुझे डांटने लगते हैं। आप कहते हैं तुझे अनिल ने बताया ना कि ऑफिस से छूट तो सीधा घर में आ जा, लेकिन तू तो अपने यार दोस्तों में बैठा रहता है, आधी रहती रात को कभी घर पर लौटता है। तुझे ऊपरी हवा का असर हो गया है। हम तुझे गुरुजी के पास लेके चलते हैं, हम गुरुजी के पास लेके चलते हैं। और तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, और आखिरकार मेरे पिताजी मुझे लेके चल पड़ते हैं। कुछ ही दूरी पर अब एक दूसरा मोहल्ला था, और उनके गुरुजी वहाँ पर किराए के घर में रहा करते थे। बड़े उनसे श्रद्धा था, और गाहे बगाए छोटे मोटे जो भी झाड़ फूँक का काम था, मेरे पिताजी उनसे करवाया करते थे। मुझे लेके जाते हैं वहाँ पर। पूरी कहानी अब तो मैं बता नहीं पाया था। मेरे पिताजी कहते हैं कि 2 दिन से ये डरा हुआ है, घर से बाहर नहीं निकलता है। और तब वो गुरुजी कहते हैं कि आप बाहर निकल जाइए, मैं इस लड़के से अकेले में बात कर रहा हूँ, आपके रहते हुए लड़का ये सच बोल नहीं पाएगा, आप चले जाओ। शायद वो मेरे अंदर का डर को समझ गए थे। जब मेरे पिताजी बाहर चले जाते हैं, तब वो गुरुजी मुझसे पूछते हैं, बताओ बच्चे बात क्या है। मैं तो शुरू शुरू में लगा कि नहीं, मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन बाबा जी बहुत ही पहुंचे हुए लोग थे, तरह तरह के बातों से मुझे फुसलाने लगते हैं, और आखिरकार मुझे लाइन पर ला कर रख देते हैं। कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ में जो खेल चल रहा है ना, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ एक नहीं, दो दो का चक्कर है। जब दो दो का नाम लेते हैं ना, तो मेरे तो पसीना छूटने लगता है। मुझे लगता है कि सही में बाबा जी सब कुछ जान चुके हैं। अब मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ, और उसके बाद पूरी कहानी सुनाने लगता हूँ। मेरी कहानी सुन करके वो मुस्कुराने लगते हैं, और आखिरकार जब मेरी कहानी ख़त्म होती है, तब कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। जब तुम मेरे पास में आए थे ना,
और तभी मैं जान गया था कि तुम्हारे साथ में कौन सा खेल चल रहा है। ठीक है, तुम जल्दी पहुंच आए, नहीं तो तुम्हारे साथ में पूर्णिमा की रात को ये खेल हो सकता है। तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाते, उस जगह पर तुम्हें जाना ही था। वो जो जादू दोनों ने किया हुआ था उसका असर तुम्हारे आज भी शरीर के अंदर में है। उस वक्त में तुम्हें उस जगह पर पहुंच जाना पड़ेगा, तुम जाओ या ना जाओ, लेकिन उनकी मर्जी के आगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो चाहती थी कि पूनम की रात पे वहाँ जाओ और फिर वो लोग तुम्हारे साथ में खेल खेलें, और इसके बाद तुम जिंदा नहीं रहते। जब ये बात मैं खुद सुना था अपनी कानों से, अब मैं कैसे विश्वास न करूं। मैं रोने लगा था, घबराने लगा था। और तब गुरु जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब कुछ सही कर दूंगा। अब इसके बाद वो झाड़ फूक करते हैं। अब मेरे गले में एक ताबीज दे देते हैं, बेटा इसको पहन कर रखना, और देखो 15 दिन के बाद में आ जाना, मैं दूसरा ताबीज तुम्हें दूंगा। मैं बहुत ही भयभीत था। मेरे पिताजी आ गए, वो पूछ रहे थे गुरुजी से कि इसको क्या हुआ है, लेकिन गुरुजी ने उनको कुछ बात नहीं बताया। बोले मामूली सी बात है, हवा हवा का चक्कर है, अब कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे बड़ा अंदर से संतुष्टि मिली थी। और इसके बाद हम घर में 1 हफ्ते काम पर नहीं गया था। जब वो पूनम की रात आ जाती है ना, पूनम की रात को मैं बहुत बेचैन हुआ था। मुझे लग रहा था कि मेरा घर है ना, इसमें घुटन हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गर्मी का एहसास हो रही है। मैं इस घर में शुद्ध हवा पा ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे बाहर निकलना चाहिए, मुझे छत पर चलना चाहिए, मुझे अपने गलियों में रात को घूमना चाहिए था। ऐसा ऐसा मुझे तड़पन सी महसूस हो रही थी। अब मुझे लग रहा था कि बस इस घर से मैं कैसे निकल जाऊं। मुझे घर के अंदर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो ताबीज़ का असर था। ताबीज़ का असर मुझे इस घर में रोक के रखा था। जैसे मैं जाने का सोचता था, वो पल मुझे याद आ जाता था, वो बात कही हुई दोनों लड़कियों की। पूनम की रात को इसका काम तमाम कर देंगे। और गुरु जी का कहना था कि देखो तुम चाहो या ना चाहो, उस जगह पर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। उन्होंने तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ कर दिया है कि तुम्हारी मजबूरी बन चुकी है। अब मैं समझ रहा था, मेरी बेचैनी, घबराहट और सब कुछ मुझे मालूम था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। अब मैं किसको बताऊं? ताबीज़ नहीं होता तो शायद मैं उस घर में रुक भी नहीं पाता, मैं उस जगह पर पहुंच जाता। मुझे ऐसी बेचैनी, ऐसा लग रहा था कि मुझे वो बुला रही हैं, मुझे उनके पास में जाना है। मुझे शरीर के अंदर में ऐसी बेचैनी, घबराहट, और आखिरकार मैं अपने आप पर कंट्रोल पाता हूँ उस ताबीज़ की वजह से। मुझे वही लगा था उस टाइम में। और इसके बाद जो मुझे नींद आती है तो मैं भयानक सपना देखने लगता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं उसी घर में हूँ, और वही दोनों लड़कियाँ जो सुंदर दिखाई दे रही थी आज भी सुंदर दिखाई रही। और तब वो जो सुंदर लड़की जो मेरी प्रेमिका नहीं थी, वो मेरे पास में आ जाती है। और तब मैं देखता हूँ उसके बड़े बड़े नाखून निकल आते हैं, और जैसे ही वो मेरे सीने पर जैसे घाव करना चाहती है, और उसी टाइम जैसे मेरे को चुभन महसूस होता है और मेरी आँख खुल जाती है। मुझे लगा कि अभी अभी मेरे घर में कोई था, वही लड़की थी। अब मैं घबरा जाता हूँ, चीखने लगता हूँ। परिवार वालों को पता था कि शायद इस पर बाहरी हवा का असर हो गया है, आ जाते हैं और कहते हैं बेटा भयानक सपना देखा है। और तब मैं एकदम डर जाता हूँ, कहता हूँ हाँ कुछ ऐसा ही सपना था। मेरे परिवार के लोग मुझे संभाल लेते हैं। वो रात सही सलामत बीत जाती है। और इसके बाद कोई भी बुरा सपना कुछ ऐसा कुछ देख नहीं पाता हूँ। लेकिन पूरा 1 महीना मेरे काम का नुकसान होता है। अब मैं 15 दिन के बाद जाता हूँ वहाँ पर, तब मुझे दूसरी ताबीज़ देते हैं और कहते हैं सब कुछ कुशल मंगल है ना। पूनम की रात को कुछ अब तुम्हें कुछ महसूस हुआ था तो मैं सब कुछ बता दिया था। और तब वो मुस्कुराते रहे थे। आखिरकार काम का नुकसान तो हुआ, लेकिन अब मुझे नौकरी भी करनी थी। इसके बाद मैं चलना शुरू कर देता हूँ, काम पर आता हूँ। लेकिन जिस जगह पर वो लड़की मिलती थी मैं उस जगह पर रुकता भी नहीं था, तेज़ी से निकल जाता था। लेकिन उसके बाद वो लड़की या फिर दूसरी लड़की मुझे कभी भी नज़र नहीं आई। अब मुझे लगता था ये जो बाइक है ना, इस बाइक में भी कुछ ना कुछ चक्करबाजी है। लेकिन जब मैं उस जगह पर जाता हूँ जहाँ गुरुजी रहा करते थे, मैं बाइक को चेक करवाना चाहता था। लेकिन जब वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे बहुत बड़ी हैरानी होती है। पता चला कि वो जगह छोड़ के चले गए कहीं और जगह पर। अब कहाँ गए हैं कोई अता पता ठिकाना नहीं था। किराए पर रहते थे और कहाँ गए, इसके बाद हमने और मेरे पापा ने बहुत उनको ढूंढने की कोशिश किया,
लेकिन वो मिल नहीं पाए। आखिरकार मैं उस बाइक को बेचना ही पड़ा। मुझे लगा कि ये बाइक रहेगी ना तो मैं इस डर से उबर नहीं पाऊंगा। जो महंगा बाइक लिया था मुझे आधे दाम पर बेचना पड़ा था। अब फिर मैं पुरानी बाइक ही एक खरीद लिया था। इसके बाद मेरी ज़िंदगी सही सलामत चलने लगी थी। हाँ, कभी कभी रात में ऐसा लगता था कि जैसे दोनों लड़कियां मेरे घर के आंगन में आ गई है। ऐसा सपना में लगता था जैसे मेरे दरवाजे को नॉक कर रही है, और उसी टाइम में घबरा करके आंखें खोल देता था। तब मुझे लगता था यार ये तो सपना है, ये ऐसे ही सपना है, मुझे डरना नहीं चाहिए। अगर मैं ऐसा ही डरता रहूँगा तब तो मैं अपनी ज़िंदगी को पार कर लूँगा। इसके बाद मैं कहूँ ना, वो ताबीज़ की शक्ति थी या मेरे अंदर का दृढ़ निश्चय का, उसी से मैं उस डर से उबर पाया था। तो दोस्तों, ये थी अनिल जी की भेजी हुई अपनी आप बीती। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।